नमस्कार। आज हम इस बात का डिस्कस करेंगे कि जब हम अदालत में जाते हैं, वादी या प्रतिवादी, पेटिशनर या रिस्पोंडेंट के रूप में। पेटिशनर हम उसको कहते हैं जो अदालत में केस डालता है, और रिस्पोंडेंट हम उसको कहते हैं जिसके ऊपर केस डाला जाता है। तो मूलतः इसी को वादी और प्रतिवादी कहा जाता है। दो पार्टी होती है कि अदालत में अंदर, और सबसे जो प्राइम कंसर्न होता है दोनों पार्टी का, वो ये होता है कि जब हमारे ऊपर केस डल गया या हमने केस डाल दिया तो किस बात को प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में, किसको प्रूव करना पड़ेगा और किसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। यह है एडवोकेट और एज वेल एज लिटिगेंट दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हमेशा ये टेंशन बना रहता है कि किन को प्रूव करना है, कैसे प्रूव करना है, और कौन सी ऐसी फैक्ट्स है जिसको प्रूव करने की आवश्यकता हम लोग को नहीं होती है कोर्ट में। उसमें कोर्ट स्वतः मान लेती है कि ये चीज़ हुआ होगा। चलिए इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसके बदले में अब एक नया एक्ट आ गया है, उस एक्ट का नाम है द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। हालांकि इसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि ये एक्ट जो है जल्दी नोटिफाई हो जाएगा और इसी के अकॉर्डिंगली कार्रवाई कोर्ट में होगी। हालांकि जिस बात का डिस्कशन आज हम करने जा रहे हैं इसके लिए दोनों में, पुराने एविडेंस एक्ट और नए एक्ट दोनों में सेम बात कही गई है। उसमें कोई भी अंतर नहीं है। बस अंतर है क्या कि दोनों के अंदर सेक्शन में अंतर है। जो नए एक्ट है हमारा, जिसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसके अंदर पार्ट 3 में चैप्टर 3 51 से लेकर के 53 जो सेक्शन है, इस चीज़ को डील करता है कि किस चीज़ को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वतः अदालत मान लेगी कि हाँ, उस चीज़ को एडमिट कर लिया जाएगा, और उसका बेस क्या है, तरीका क्या है, इसी का आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो सेक्शन 51 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो ये कहता है कि अगर कोई भी फैक्ट जुडिशियली नोटिसिएबल हो तो उसको किसी भी पार्टी को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये जुडिशियली नोटिसिएबल क्या होता है। तो ये कहता है कि जुडिशियल नोटिसिएबल ये होता है कि इसके अंदर आप देखें 51 जो पेज नंबर 41 पे है, मैं बताता हूँ आपको। 41, हाँ, इसमें है कि सबसे पहले जो भी लॉ बने हुए हैं, जो भी स्टैट्यूटरी लॉ है, चाहे वो पार्लियामेंट से पास हो या किसी अन्य स्टेट के हाउस से पास हो, तो उस जो स्टैट्यूटरी लॉ को, किसी एक्ट को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। लिहाजा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप परमानेंट इंजंक्शन के लिए जाते हैं और परमानेंट इंजंक्शन में जाकर के आप सीपीसी का जो है 39 ऑर्डर रूल 1 रूल 2 का प्रयोग करते हैं, तो आपको ये प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है कि ये 39 रूल 1 रूल 2 जो है कहाँ पर है और ये इसको किसने पास किया, या जो पास किया है उसको आप बुला कर लाइए, उसका एविडेंस करवाइए। ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई भी लॉ जो है, जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको आपको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई जो ट्रीटी होता है, एक देश का दूसरे देश के साथ होता है, कोई कन्वेंशन होता है, या कोई
दो देश के बीच में कोई समझौता होता है, इसको भी प्रूव करने की कोर्ट में आवश्यकता नहीं है। ये जुडिशियल नोटिसेबल के अंदर आता है। तीसरा होता है कि किसी भी हाउस का, स्टेट लेजिस्लेचर का या पार्लियामेंट का जो प्रोसीडिंग है उसको भी प्रूव करने की आवश्यकता कोर्ट में नहीं है। इसके अलावा जो जजमेंट होता है, जो सील्ड जजमेंट होता है, चाहे ट्रिब्यूनल हो, कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उस जजमेंट को भी प्रूव करने की आवश्यकता कोर्ट में नहीं पड़ती है। इसके अलावा जो सील ऑफ द कोर्ट, एडमिरल्टी, मैरीटाइम जुडिक्शन, नोटरी पब्लिक का जो सील होता है, इस तरह का जो अथॉरिटी का जो सील होता है उसको भी प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद जो द एक्सेशन ऑफ ऑफिस है, नेम, टाइटल्स, फंक्शन एंड सिग्नेचर ऑफ द persons filling for the time being any public office in the state if the fact of their appointment to such office is notified in any official gazette। अगर ये होता है जो ऑफिशियल गजट में आ जाता है जिसका नाम, उसको भी प्रूव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि कई ऐसे चीज़ है जिसको कि आपको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने केस डाला, आप वादी हो और प्रतिवादी कुछ एक्सटेंट तक अपने जवाब में उस बात को स्वीकार कर लेता है, तो जिस पॉइंट को स्वीकार कर लिया, जिस एक्सटेंट तक उन्होंने स्वीकार कर लिया, उसको आपको कोर्ट में प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। लिहाजा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि आपने एक किसी के ऊपर कंपनसेशन का केस डाला कि मैं जा रहा था और अमुक व्यक्ति गाड़ी तेज चला के आया और मुझे हिट कर दिया, और वो दिन जो था 7 फरवरी 2023 था। अब वो अपने जवाब में ये देता है कि हाँ 7 फरवरी 2023 को एक्सीडेंट तो हुआ था, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी इसके अंदर। तो 7 फरवरी 2023 को प्रूव करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, गलती को जरूर आपको प्रूव करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जिस आपने जो पिटीशन डाला है, उस पिटीशन के अंदर जो बात आपने लिखी है, किसी को आरोप लगाया है, और तो अगर अगली पार्टी अपने जवाब में जिस पॉइंट को एक्सेप्ट कर लेता है, उस पॉइंट को आपको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। जिस पॉइंट को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, आपको एविडेंस में उसी पॉइंट को लाना चाहिए, उसी के ऊपर जोर डालना चाहिए, क्योंकि वो स्वतः सिद्ध माना जाता है। तो ये जो है हमारा जो एविडेंस एक्ट है या जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको ध्यान रखें। अगर आप इसको ध्यान रखें तो लगभग आपको हर केस के अंदर अगर गौर करेंगे तो काफ़ी आपको कम एविडेंस विटनेस को बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले आप जो केस डालते हो तो आपको सबसे पहले जो उनका जवाब आता है अपोजिट पार्टी का, उस जवाब को गौर से पढ़ना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उन्होंने किस पॉइंट को उन्होंने एक्सेप्ट किया है और किसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। जिसको एक्सेप्ट नहीं किया है उसी को आप प्रूव करने की आवश्यकता है, करें, अदरवाइज आवश्यकता आपको नहीं है। धन्यवाद।